राधानाथ सिकदर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक भारत के गणितज्ञ रहे और सर्वेयर थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे, उसको करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसे डिराइव करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन दुर्भाग्य से जो उस ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी और जो ब्रिटिश वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जो उस काम में लगे हुए थे, जिनके प्रोजेक्ट में राधानाथ सिकदर काम करते थे, उनके साथ यह भेदभाव किया गया और उनका ढेर सारा जो ज्ञान और गणितीय गणनाएँ थीं, उसका उपयोग कर लिया गया। लेकिन उनका क्रेडिट जो उनको दिया जाना चाहिए था, उचित श्रेय उन्हें नहीं मिला। और इसी प्रकार से कई भेदभाव के किस्से हैं। प्रमथनाथ बंदोपाध्याय का है, और भी ढेर सारे वैज्ञानिक हैं जिनके साथ इस तरह के भेदभाव किए गए ब्रिटिश राज में। और राधानाथ सिकदर के साथ एक और दुर्भाग्य रहा कि उनका जब वो जीवित थे, तो एक इंडियन सर्वे मैनुअल आया था, तो उस मैनुअल में उनका नाम दिया गया था। लेकिन जब उनका निधन हो गया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उनका नाम हटा दिया। लेकिन मीडिया ने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने रॉबरी विथ डेड करके एक आर्टिकल पब्लिश किया कि एक मृत व्यक्ति के साथ उनके इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज करते हुए उसे उस पे डकैती की गई, रॉबरी की गई। क्योंकि जी। एक मृत व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, इसके लिए उनका नाम हटा दिया गया। तो इस प्रकार से कई तरह का जो एक यातना है, उत्पीड़न है, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार है, भेदभाव है, उपेक्षा है, तिरस्कार है। ये इस तरह का तिरस्कार और अपमान का घूँट पीना पड़ा भारतीय वैज्ञानिकों को। तो इसे भी उस एक स्वतंत्रता सेनानी ने जो योगदान दिया भारत की आज़ादी में, उससे कम इसको नहीं आंकना चाहिए। जो बिल्कुल, भारतीय बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने अपना जो उनका प्रोफेशन था, वो करने से उन्हें रोका गया, उनके साथ भेदभाव किया जाता था कि आपका जो इंटेलिजेंस है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, ये तक कहा जाता था कि भारतीय वैज्ञानिकों की जो बौद्धिक क्षमता है, वो ब्रिटिश वैज्ञानिकों से कम है। इसीलिए उन्हें महत्वपूर्ण पदों पे नहीं रखा जा सकता। जबकि सर इन शॉर्ट लॉ एक बार, सॉरी टू जी, इंटरप्ट यू, बट अगर जी, हम यही कहें तो जैसे हमारे स्वतंत्रता जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो बहुत हाईलाइट हुआ, बाद में मीडिया में भी हुआ, हम सब ने भी पढ़ा, अपने बिल्कुल। इवन सिलेबस में भी हमें पढ़ा, पर कहीं भी हमें इस चीज की नॉलेज नहीं मिलती कि हमारे साइंटिस्ट के साथ भी इसी तरह का भेदभाव हुआ है, हाँ, तो बिल्कुल। जो आपकी बुक में समअप किया गया है। इस किताब में भी उसका ज़िक्र है। और अभी जो 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें भी इस बात को हाइलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय वैज्ञानिकों के आइडेंटिटी को, उनके अस्तित्व को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ब्रिटिश इसमें कामयाब नहीं हुए। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उन्हें बौद्धिक क्षमता कम बता के, उन्हें आधी सैलरी दे के, उन्हें अच्छा पोजीशन ना दे के, उन्हें अच्छा वातावरण, अच्छी प्रयोगशालाएँ, उचित वैज्ञानिक संसाधन ना दे करके उन्हें डिस्करेज किया जाए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक साधना और उसका जो संकल्प था, उसको उन्होंने फीका नहीं पड़ने दिया, उसको उन्होंने हल्का नहीं होने दिया और अपने वैज्ञानिक साधना में लगे रहे। और जगदीश चंद्र बोस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि उनके साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन वो अपना काम करते रहे। और पौधों में जो एक सेंसिटिविटी और जो न्यूरो साइंस का सबसे पहले दुनिया में उन्होंने ही बताया कि जी, बाकी मनुष्यों और एनिमल्स के जैसा जो एक सेंटिमेंट्स है, वो पौधों में भी पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी।
उनको भी अगर चोट पहुंचाया जाए तो उन्हें भी दर्द होता है। तो ये जी सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। और उनका जो रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे उसे फिजिक्स के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक पूरी दुनिया के थे, लॉर्ड रैले, फिजिसिस्ट लॉर्ड रैले। उनके पास एक पब्लिकेशन था, एक जर्नल था, जहाँ जगदीश चंद्र बसु अपने 11 पेपर उन्होंने एक के बाद एक लिख करके भेजे फिजिक्स में। तो उन 11 पेपर में से 7 रिसर्च पेपर ऐसे थे जिसमें लॉर्ड रैले ने कहा कि देयर इज नो नीड टू फर्दर रिव्यू, दिस कैन बी पब्लिश्ड एज इट इज रिसीव्ड टू अस। मतलब उनका जो परफेक्शन था अपने नॉलेज, अपने रिसर्च को लेके, वो इतना अच्छा था कि दुनिया का इतना बड़ा फिजिसिस्ट उसको आगे कोई रिव्यू करने से मना कर रहा है 11 में से 7 रिसर्च पेपर्स में। और भारत में ब्रिटिश हुकूमत में उन्हें कम बौद्धिक क्षमता का कह के उन्हें आधी सैलरी देने का सिफारिश करते थे। तो ये एक दुर्भावनापूर्ण जो भेदभाव था और डिस्क्रिमिनेशन था, उसको लेके जो अभी 75 साल की आज़ादी के अवसर पे जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये विद्यार्थियों से लेके समाज के हर व्यक्ति, भारत के हर नागरिक तक यह संदेश, यह विचार पहुंचने के लिए पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसमें यह किताब भारतीय वैज्ञानिक प्रेरणा के स्रोत और दयायु जैसे जो मंच हैं साइंस पॉपुलराइजेशन के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ और मुझे आमंत्रित बिल्कुल। करने सर अभी बहुत मन तो है कि आपसे हम और सुने, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं आपसे जरूर चाहूँगा। आपने जब इस किताब को कंपाइल किया, या जो लोग इसको पढ़ेंगे, या जैसे हमारे जैसे लोग जो लगातार वैज्ञानिकों के जीवन को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक छोटी सी एक्सपीरियंस के अंदर हमारा जो ऑब्जर्वेशन वो ये आता है कि वो लाइफ जो वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी लाइफ जी, यानी उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, या जो वैज्ञानिक इस समय अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। और एक लाइन से आगे जा करके, यानी वैज्ञानिक होना एक नौकरी के तौर पे एक अलग चीज है, लेकिन उस लाइन को क्रॉस करके आगे जाना, उन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करना, उस जनरेशन को इंस्पायर करना, तो उस एंगल के हिसाब से या उस अगर नजरिए से देखें तो आप सर क्या अपना कमेंट करना चाहेंगे इस चीज बात के ऊपर? बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। वैज्ञानिक का जो काम है, जो जॉब है, वो एक नौकरी की तरह से नहीं लिया जा सकता। वैज्ञानिक जी जो अनुसंधान करते हैं वो पूरी मानवता की भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, वो अपना रिसर्च वर्क करते हैं। तो इस मायने में अभी जो कोविड महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है और सभी देशों ने ये देखा कि इस दौरान वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण इतनी तेज़ी से, इतने शॉर्ट नोटिस में किया। और जो डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वैज्ञानिक का जो महत्व है वो अभी कोविड के महामारी काल में भी हम सभी ने देखा कि कितना चुनौतीपूर्ण दायित्व होता है। एक तरफ पूरी मानवता कराह रही है अपने अस्तित्व के लिए, और उस चुनौतीपूर्ण समय में वैक्सीन का निर्माण करना, ये वैज्ञानिक का एक कर्तव्य है कि मानवता की रक्षा करना है। तो नई जो पीढ़ी है वो इस किताब से और भारतीय वैज्ञानिकों के जो चुनौतियां हैं उससे, इस किताब में जो भी उनके स्ट्रगल का डिस्क्रिप्शन मिलता है, और इसके अलावा जो दुनिया के भी जो वैज्ञानिक हैं उन सब ने, एडिशन ने 2000 प्रयोग करके एक बल्ब का आविष्कार किया था, सॉरी ये 1200 के करीब प्रयोग किया था, और उसके बाद जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। तो कितना वो संघर्ष करते हैं किसी किसी एक छोटा सा जो ह्यूमैनिटी को गिफ्ट देने के लिए, मानवता को एक उपहार देने के लिए। बिजली से रोशनी मिलती है और रोशनी आने के बाद हम रात के समय अंधेरे से दूर हो जाएंगे, अंधेरा हमारे जीवन से चला जाएगा। इसी छोटी सी सोच के साथ एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया होगा। ऐसे ही जो हमारे जीवन के
चैलेंज होते हैं या कोई कठिनाई होती है, उसी को एड्रेस करता है कोई भी वैज्ञानिक। तो बहुत ही आसानी से कोई संवेदनशील विद्यार्थी या कोई व्यक्ति वैज्ञानिकों के संघर्ष को और उनका जो काम करने का तरीका है, उसको महसूस कर सकता है और उसके जो भी आउटकम हैं, जो आविष्कार है या खोज है, उसको एप्रिशिएट कर सकता है और एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनके आविष्कार और खोज से ही पूरी दुनिया आज वो सुविधाओं के साथ मोबाइल फ़ोन और ये इंटरनेट और ऑनलाइन जो हम लोग घर पे बैठ के कोई बैठक कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ये विज्ञान और तकनीक का ही चमत्कार है। जी। तो हमें इस बात को समझना है। बिल्कुल। तो बहुत ही सर आपका धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने हमारे साथ दिया और जिस तरीके से जिस आपने विस्तार पूर्वक इस बुक के बारे में बताया, तो और आपकी तरफ से आपने इस बुक का PDF इंग्लिश में और हिंदी में आपने बताया था अवेलेबल है, इंग्लिश में तो आपने भेज दिया है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी कोई लोग जिनको चाहिए ये PDF, वो हमें जब भी वीडियो देखें उसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक PC डे की सर आपने बात की, तो PC डे की बुक के ऊपर मैंने छोटा सा प्रोग्राम किया था, तो मुझे अभी भी याद है कि अभी तक लोग कई बार मैसेज में पूछते हैं कि अगर आपके पास ये इसका PDF है तो दे दीजिए। तो ऐसे ही जो आपने PDF हमें दिया है, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों को पढ़ें। इस किताब को प्रकाशित करने का उद्देश्य सिर्फ यही था विज्ञान प्रसार का, कि जो आने वाले वैज्ञानिक हैं, जो भविष्य में वैज्ञानिक बनने के लिए एस्पिरेंट हैं, हमारे विद्यार्थी जो विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, वो इन वैज्ञानिकों के जीवन को पढ़ के वो भी उत्सुक हो, वो भी क्यूरियस हो कि ऐसा ही वैज्ञानिक वो भी बन जाए, ताकि देश और दुनिया में कुछ ऐसा काम करें और ऐसा फुटप्रिंट छोड़ के जाएं, जैसा फुटप्रिंट इन वैज्ञानिकों ने भारत में और पूरी दुनिया में छोड़ के गए। तो इसका यही उद्देश्य है कि बच्चे प्रेरित हों और विज्ञान में पढ़ाई और रिसर्च में आगे आए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका और आपकी आज्ञा लेकर के अब हम इस क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर एकदम जिसको दायु के जितने भी प्रोग्राम हैं हम जब भी शुरू करते हैं तो शुरुआत में ऐसा ही होता है, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लोग विस्तार पूर्वक जान पाते हैं इनको। तो आज सर जो जिस वैज्ञानिक के ऊपर हम आपकी आज्ञा से शुरू करना चाहेंगे, शंकर पुरुषोत्तम आगरकर, जो महाराष्ट्र से हैं, जिनके बारे में हम अनीता मैम के साथ उनके कुछ लाइफ के पहलू, उनकी ज़िंदगी के जो मोमेंट्स हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और हमारे ज़रिए या इस पक्ष से वो जो हमें देखने वाले लोग हैं, जो अध्यापक हैं या जो भी टीचर हैं, वो भी उस बारे में जानेंगे। तो सर आपकी आज्ञा से हम शुरू करना चाहेंगे इस प्रोग्राम को कि हम इस वैज्ञानिक वाणी शुरू कर सकें। आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज हमारे साथ महाराष्ट्र से अमिता अंटिल मैम हैं, जो आज शंकर पुरुषोत्तम आगरकर जी के बारे में डिस्कस करेंगे या उनके बारे में आपको बताएंगे, जिन्होंने अपने जो हमने आप देख सकते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के लिए जो अंग्रेजों से भिड़ गए, एक वो समय था जब इंडियन स्टूडेंट्स को फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप्स नहीं थी, उस समय उन्होंने लड़ाई की। ये एक हिस्सा है, ऐसे बहुत सारे हिस्से हमें जानने का मौका मिलेगा। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सभी जो भी हमें अभी देख रहे हैं या बाद में देखने वाले हैं, सभी का स्वागत है। और आज हम इस सीरीज में एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के दौरान कुछ ऐसे काम किए, कुछ इस तरह से अपना जीवन यापन किया कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। जो भी हमें इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप इसको सिर्फ इस तरह से ना देखें कि हम एक किसी साइंटिस्ट के बारे में जान रहे हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया और आज भी वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। किस तरह से उनके द्वारा किए गए काम ही आज हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। तो बिल्कुल मैम, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर थोड़ा बता दें कि कहाँ पर आप अध्यापन का अपना कार्य करते हैं और कहाँ से, मतलब किस जगह से आप हैं। जी सर, बिल्कुल। माई सेल्फ अमिता अंटिल। अभी अगर मैं अपने टीचिंग करियर की बात करूं
तो मैंने स्टार्ट किया था नियर अबाउट 2010, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने सोनीपत के एक स्कूल में ऋषिकुल विद्यापीठ, काफी जाना माना नाम है सोनीपत का, वहां पर अपना अध्यापन कार्य शुरू किया लगभग 6 वर्ष के लिए एज अ सेकेंडरी टीचर टीजीटी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया आरईडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर, जहां पर मैंने एक पूरा ब्रांच हेड का, आप लगा लीजिए कि पूरा के पूरे स्कूल को संभालते हुए नियर अबाउट हमारे साथ 2000 के आसपास बच्चे थे, स्टाफ था, काफी लंबा स्टाफ था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और वही एक्सपीरियंस है जो मुझे आज भी काम करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। पीछे दोनों ही हस्तियां बहुत खास थी जिनके साथ हमने बहुत काम किया और अभी करंटली मैं काम कर रही हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में, और जिसमें मेरी पोस्टिंग है यहाँ पर महाराष्ट्र में, काफी रिमोट एरिया है जहाँ पर मुझे अभी पोस्टिंग मिली है। बट क्योंकि अगर हम दूसरी जगह जाके ट्रेवल करते हैं तो रियली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सिर्फ ये ही नहीं, मैं जैसे जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुई है तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, जैसे दायु कम्युनिकेशन है, साइंस के लिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्ट किया है और खुद भी सीखा है और दूसरों को भी कुछ बताने की कोशिश की। थैंक यू सर। तो मैम अब शुरू करने से पहले शंकर पुरुषोत्तम अगरकर के बारे में हम शुरू करें तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उनके लाइफ के शुरुआत के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि उनकी शिक्षा के बारे में, उनके उस अर्ली करियर के बारे में आप थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी सर, जो भी हमें सुन रहे हैं कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं शंकर पुरुषोत्तम अगरकर जी, इनका जन्म हुआ था 1884 में, मतलब आप लगा लीजिए जब पूरे देश में ये पहली क्रांति चल रही थी 1875 में, उसके तुरंत बाद ही, लगभग कुछ सालों के बाद ही इनका जन्म हुआ 20 नवंबर 1884 को। और आप लगा लीजिए कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में इन्होंने जन्म लिया। बहुत गरीब हालत में इनका परिवार था, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि इनका ही परिवार था, क्योंकि उस टाइम में भारत की सिचुएशन ही ऐसी थी कि चारों तरफ गरीबी अपनी पीक पर थी। तो उन्हीं सिचुएशंस में जो डॉक्टर ये अगरकर जी हैं, हमारे साइंटिस्ट, अगर इनका बर्थ हुआ, इन्होंने जिस भी स्कूल में पढ़ाई की, इनके जो फादर थे ही वाज वर्किंग एज फॉर द पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए काम करते थे, बट वो एक पब्लिक सर्वेंट थे, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। और उसी ट्रांसफर में आपको पता है जब भी किसी के पिताजी का या माता जी का ट्रांसफर होता है तो बच्चे साथ में ट्रेवल करते हैं। तो पुरुषोत्तम जी ने ऐसे स्कूल्स में पढ़ाई की है जहां पर टीचर्स नहीं थे। कई जगह तो ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं कि अगरकर जी को खुद ही बोल दिया गया कि आप ही दूसरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सच काइंड ऑफ द थिंग वाज कि खुद पढ़ने के से पहले दूसरों को पढ़ाना पड़ रहा था। बिल्कुल। तो ये इस तरह से स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हुई जी। और इसके बाद मैं जानना चाहूंगा उनके बारे में कि एक वो हिस्सा कि जब सब टीचर्स को छुट्टियां मिलती थी, क्योंकि वो बाद में पढ़ाने अध्यापन के कार्य में जब चले गए, तो ये अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल एक बिल्कुल खास ढंग से करते थे, तो उसके बारे में आप बिल्कुल थोड़ा बताइए। हाँ, ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट हो सकता है हम सब के लिए कि हाउ वी कैन अटैच आवरसेल्फ टू सच काइंड ऑफ द डिस्कवरी और इन्वेंशंस कैसे करें। डॉक्टर अगरकर थे, ये ही वाज डूइंग द जॉब, वो बॉटनी के लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, अलग अलग जगह पे उन्होंने पढ़ाया, अलग अलग जगह पर अपना कैरियर शुरू किया। बट जब भी छुट्टी का दिन आता है तो नॉर्मली वी ह्यूमन बीइंग हम क्या सोचते हैं, आज छुट्टी है, टुडे वी आर गोइंग टू रिलैक्स, वी हैव टू वॉच मूवी, हम सोएंगे, ये करेंगे, दिस काइंड ऑफ द प्लानिंग वी हैव। बट क्योंकि कोई भी अगर कुछ अलग हटके काम करता है तो उसके लिए उसका तरीका भी अलग होता है। तो अगरकर सर थे, वो क्या करते थे, जब भी छुट्टी आई ही मूव टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जंगलों की तरफ मूव करते थे। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस एरिया है, रिच डाइवर्सिटी से एरिया है, तो वो वेस्टर्न घाट में जाते थे और वहां जाकर अपनी जो आगे का जो उनका वर्क है, नई नई स्पीसीज के बारे में जानना, नई नई चीजों के बारे में एक्सप्लोर करना। तो जितनी भी उनकी छुट्टियां मिलती थी, जितना भी उनका संडे का टाइम होता था, इवन अपनी जॉब के बाद उनको जितना भी टाइम मिला उसके लिए वो उधर कंटिन्यू कर जाते थे। और इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी ली अजय सर, और उस अचीवमेंट में ही था कि ऐसी स्पीसीज, जेलीफिश की ऐसी स्पीसीज जिसको माना जाता था कि सिर्फ अफ्रीका में मिलती है, वो हमारे वेस्टर्न घाट्स में मिली। जी, तो इस तरह से उन्होंने अपने लेजर टाइम को यूज किया। जी। इसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि उनका जो पीएचडी के अंदर जो उनके सामने चैलेंजेस थे, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी पीएचडी के समय जो वर्ल्ड वार
शुरू हुआ था, जैसे ही वो जर्मनी शायद पहुंचे तो उस समय वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। हाँ जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट उनके लाइफ का ये पीरियड रहा कि अगरकर सर जब अपनी पीएचडी के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक विदेश में जाके, क्योंकि उस टाइम पर हमारे भारत में इस तरह के संस्थान नहीं थे और ना ही भारतीयों को कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिल रहा था। जी, तो इसलिए उन्होंने जर्मनी जाकर अपनी पीएचडी कंप्लीट करने का फैसला लिया। बट उनका मिसफॉर्च्यून लगा लीजिए या पूरे वर्ल्ड का ही मिसफॉर्च्यून लगा लीजिए कि 1914 में जैसे ही उन्होंने सोचा कि मुझे जर्मनी जाना है, उसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर बिगिन हो गया। चलिए बिल्कुल। मान लेते हैं वर्ल्ड वॉर बिगिन हो गया और किसी भी सारे दुनिया के सामने वो चैलेंजेस हो गया, बट उनके सामने चैलेंजेस अलग ही तरीके से आए। पहला फैक्टर, किसी भी हिंदू का देश से बाहर जाना उस टाइम पर अपने आप को टू ब्रेक द लॉ वाला काम कर रहा था, तो जी, वो अगरकर जी ने किया। दूसरा जो फैक्टर वहां पर रहा कि जैसे ही वो जर्मनी पहुंचे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और उनको 3 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब जेल में डाल दिया गया। तो आज आप सोच सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं और जाते ही कोई हमें पकड़ लेता है और जाके जेल में बंद कर देता है। तो जी, सेम सिचुएशन हैपेंड विद द अगरकर सर कि पीएचडी के लिए गए थे पर उनको जेल में बंद कर दिया गया। जी। जी सर। इसके बाद मैम मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं बार-बार, आपने भी बताया कि उस समय हम प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर थे। तो उसमें बहुत सारी हमारे ऊपर पाबंदियाँ थी, बहुत सारी हमारे सामने चैलेंजेस थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में स्कॉलरशिप का एक अपना ही महत्व है और कितने ही ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खुद, उनको किसी ने मदद किया, आगे उन्होंने फिर किसी को, स्टूडेंट्स को मदद किया स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि वो एक आर्थिक रूप से पक्ष रहता है एक विद्यार्थी जीवन का, एक स्टूडेंट लाइफ का। उसके अंदर उनका वो आप वो पॉइंट बताइए जब उन्होंने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ी, यानी भारत के जो विद्यार्थी थे उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए वो अंग्रेजों से जब उन्होंने एक लोहा लिया कह सकते हैं उसको, या उनसे लड़ाई की। जी सर। 1919 में, यानी कि जी, आप लगा लीजिए कि 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और अगरकर सर वॉज इन द जर्मनी। 3 साल के लिए उनकी इम्प्रिजनमेंट हो गई। हालाँकि ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम उनका सिर्फ 2 साल का था। अगर सब कुछ अच्छा चलता तो वो 1916 में वापस आ चुके होते। जी, पर क्योंकि बस ये इस तरह की सिचुएशंस हुई तो ही केम बैक इन 1990। जी, तो 1920 में उन्होंने कलकत्ता में एक फेमस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर। और लेक्चर ज्वाइन करने के बाद जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई भी हेल्प करने के तैयार नहीं है। जी, और जी, अगर हम थोड़ा सा भी अपना बैकग्राउंड देखते हैं, अपने देश का बैकग्राउंड देखते हैं, तो उस टाइम पर गरीबी बहुत चरम पर थी। जी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि हम जो कॉमन लोग हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा था, तो स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए खर्चे निकालने तो बहुत बड़ा काम हो जाता था। जी, जी, बट ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने हर तरह से शोषण किया भारत में, उन्होंने एक स्टेप और आगे मूव किया। दे वर कलेक्टिंग द फंड फ्रॉम द इंडियन रॉयल्टी। जी, भारत के लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे थे, बट वो बिल्कुल, स्कॉलरशिप दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। जी, तो ये अलग सा ही फैक्ट है कि पैसे दे रहे थे इंडियंस पर जी, स्कॉलरशिप ले रहे थे ब्रिटिशर्स। तो जी, जी, उसके लिए अगरकर सर ने फाइट किया, अगेंस्ट द लॉ बोले। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मतलब इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, तो वो उनकी लैग पुलिंग भी की, बट वो डटे रहे और इसी साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी मेजर अचीवमेंट की कि इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। तो जी, ये एक बिल्कुल, एक चेंजिंग मोमेंट था, बहुत ही स्पेशल मोमेंट था कि आवर इंडियन स्टूडेंट्स स्टार्ट गेटिंग द स्कॉलरशिप जी, ड्यू टू द और एफर्ट्स ऑफ बिल्कुल। अगरकर। इसके बाद मैम एक मैं ज़रूर यहाँ पे जानना चाहूँगा आपसे कि एक एनेक्डोट है कि कैसे सीवी रमन सर ने जो जब ये अपनी पीएचडी करके आए तो इनका नाम आशुतोष मुखर्जी, जैसे अभी जो बताया गोरे सर ने जिनका नाम लिया था जी। हमारे में, तो उनको नाम रिकमेंड किया, उसके बारे में मैम थोड़ा आप। हाँ, मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार अगर हम जनरल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो हमारे माइंड में जब साइंटिस्ट का नाम आता है तो ओनली द फ्यू नेम्स आर देयर इन आवर माइंड। सीवी जी, रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बोस, सिर्फ ये ही नाम आते हैं। पर अगर इन लोगों ने कुछ मेजर अचीवमेंट की है तो इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम थी।
और उसी टीम के ये सब लोग, इंडियंस लोग, एक बहुत ही स्कैरिटी के साथ इकट्ठा काम कर रहे थे। तो जब सीवी रमन ने देखा कि अगरकर सर पीएचडी करके वापस आए हैं जर्मनी से 1920 में, तो ही वाज सर्चिंग फॉर द जॉब, नौकरी के लिए वो इधर देख रहे थे। तो उन्होंने जी जो आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एज अ डायरेक्टर काम कर रहे थे, या ही वाज हेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। तो सीवी रमन वाज वेरी वेल नोन टू द टैलेंट ऑफ द अगरकर सर। सीवी रमन को बहुत अच्छे से पता था कि हाउ टैलेंटेड अगरकर सर इज देयर, सो दैट्स व्हाई ही रिकमेंडेड द नेम। उन्होंने जी आशुतोष मुखर्जी को उनका नाम दिया कि दिस वन इज द राइट पर्सन, यही वो सही पर्सन है जो कि इस साइंटिफिक टेम्परामेंट के फील्ड में हमारे देश के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि जी इन्होंने मनीष सर ने भी बताया कि आशुतोष सर क्या करते थे कि वो पोस्ट पे काम करते थे फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिशर्स, पर कहीं ना कहीं वो भी अपने इंडियन कल्चर को अपलिफ्ट करना चाहते थे। एंड व्हेन ही कम टू नो अगरकर इज द राइट पर्सन, तो उन्होंने सीवी रमन सर की रिकमेंडेशन को माना और अगरकर सर को वहां पर उस जॉब के लिए, उस काम के लिए रखा। जी धन्यवाद आपका ये बताने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हम आगे चल के पूछेंगे। एक मुझे ये जानना है कि क्योंकि आप खुद एक आप जॉब के अंदर हैं, आप उस लाइफ के अंदर हैं, पब्लिक लाइफ में, तो एक वो हिस्सा जब उन्होंने काम किया और एक वो हिस्सा जब रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने दोबारा से वापस जा करके अध्यापन का काम शुरू किया। अपना खुद का उन्होंने सोचा कि अपने लिए नहीं लेकिन आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कैसे वो नया इंस्टीट्यूट खड़ा कर पाएं, उसके बारे में उन्होंने सोचा। तो इसके बारे में आप बताइए कि आफ्टर रिटायरमेंट जो उनका लाइफ का हिस्सा था, कैसे उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट ज़्यादा काम किया और वो कैसे अपनी लैब में जाते थे, उस सब चीज़ों के बारे में प्लीज़। जी सर, बिल्कुल। मैं अगर सर का पर्सपेक्टिव रखने से पहले आज की सिनेरियो को रखना चाहूंगी। अगर हमें लगता है कि हमारे पास ये लेजर टाइम है, हम रिटायर हो गए हैं, तो अगर जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि नाउ वी गेट रिटायर, अब हमें कोई काम नहीं करना है, वी हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ रिलैक्सेशन, हमें एक आसान सी जिंदगी जीनी। और सेम थिंग विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्पेशली पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और उसमें अगरकर सर का ये जो लाइफ का एविडेंस जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए एक बहुत मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। बिल्कुल मैम। जब भी हमें कुछ अलग करना है तो सबसे पहले तो हमें एक नॉर्मल रूटीन से हटकर कुछ काम करना होगा। और अगरकर सर वाज रियली डेडिकेटेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द इंडिया। उनका बहुत मन था कि वो भारत के इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को उठाएं। तो जैसे ही उनकी लाइफ रिटायरमेंट के बाद आई, तो ही मूव फ्रॉम कलकत्ता टू बॉम्बे। उन्होंने कलकत्ता से बॉम्बे मूवमेंट आए, वो पुणे में आए और पुणे में आके उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट जो पहले से ही रनिंग में था, बट दैट वाज नॉट इन सच अ कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, तो उन्होंने उसका अपने आप ही उसको ये लगा लीजिए कि गोद ले लिया, इस तरह की प्रोसेस की। और उन्होंने उसके लिए काम करना शुरू किया। इवन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इतना काम किया कि उनके पास रात को सोते हुए भी मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज स्पेंडिंग द लाइफ टू द वर्क ऑफ द साइंस अपलिफ्टमेंट इन पुणे। और इसी में सर एक और बात है कि सिर्फ उन्होंने ये नहीं है कि अपना समय दिया, रिटायरमेंट से पहले व्हाट ही हैज डन, उन्होंने अपनी विल बनाई, जो थोड़ा बहुत हिस्सा था जो उनकी वाइफ के सर्वाइवल के लिए उनके बाद रह सकता था, वो उन्होंने उनके लिए स्पेयर किया। रेस्ट ऑफ द हिज अर्निंग फॉर द होल लाइफ ही हैज डेडिकेटेड टू द different institutions that are such as Maharashtra Association of Cultivation of the Science, Indian National Congress, इन सब के अपलिफ्टमेंट में उन्होंने लगा दी। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, अगरकर सर को लगता था कि मुझे अपनी लाइफ का एक भी पैसा जो मैं लोगों की भलाई के लिए लगा सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए। तो एट दैट टाइम उनके रूम में, जो एक तरह से डायरेक्टर का काम कर रहे थे, उनके रूम में एक पंखा भी नहीं था, क्योंकि वो उसको समझते थे कि ये एक मनी की वेस्टिंग है। बिल्कुल मैम। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं जब किसी बड़े लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते हैं।
तो उनके मन में वो उतना बड़ा लक्ष्य जो लोगों के लिए वो करना चाहते थे और जो वो कर गए हैं, ऐसा हमें जी। और एक मैम आप ये बुक में तो नहीं है, लेकिन एक मैंने कहीं से सुना था, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, कि कुछ कभी उन्होंने ऐसा भी सिचुएशन रहा कि अपनी जो धर्मपत्नी थी उनका मंगलसूत्र बेच करके भी उन्होंने पैसा उस इंस्टीट्यूट के अंदर लगाया, जिसको अब अगरकर इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो ये अब मुझे पता नहीं है, लेकिन जब इतना सेक्रीफाइस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बुक के अंदर, तो इसमें बड़ी बात नहीं है कि अगर उन्होंने ये स्टेप भी उठाया हो उस काम को करने के लिए। इसके बाद हम आगे ये अगर बिल्कुल सच हो सकता है सर, जी, क्योंकि और आप इसके ये बाद देखिए। हम जी सर, प्लीज कंटिन्यू। इसके बाद मैम मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आपने इनको पढ़ा, तो इसमें से उस समय मतलब उनका नेशन के प्रति एक प्यार, एक लगाव, एक आने वाली जनरेशन के प्रति वो कैसे इंस्पायर हों, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा देश आगे बढ़े, तो वो क्या झलकता है इस पूरे आपको उनके बारे में पढ़ने के बाद, इस जो जितना भी आपने पढ़ा इस किताब से? सर, जैसे कि मैंने अगरकर सर की लाइफ को पूरी तरह से इसमें डिटेल में पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थे, तो वहीं से उन्होंने अपने इस काम के लिए कि मुझे अपना पूरा टाइम है वो नेशन को डिवोट करना है, उसी टाइम पर उन्होंने शुरू कर दिया था। तभी उन्होंने स्टेप्स लिए थे कि किस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए काम किया। इवन उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे, दे वांट टू शिफ्ट द जो कलकत्ता का एक म्यूजियम था, उसको वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे थे। बट जी। क्योंकि अगरकर सर इन चीज़ों से इतना अटैच थे, अपने भारत की संस्कृति से इतना अटैच थे कि दे हैव टेकन द स्टेप, क्योंकि ऐसा करने से ब्रिटिशर्स को तो सिर्फ एक डिसीजन लेना था कि मूव दिस थिंग फ्रॉम हियर टू देयर। बिल्कुल। बट वो वहां पर खड़े रहे और खड़े होके उन्होंने कहा कि यहाँ अगर आप ऐसा स्टेप लेते हो तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो उनका वो जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द नेशन, बिल्डिंग ऑफ द नेशन, उनका एक ही मोटिव था कि किस तरह से जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, भारतीय विद्यार्थी हैं, उनको किस तरह से साइंस से जोड़ा जाए। और इसी उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाया, उनकी फंडिंग की, उनके लिए अपना टाइम, समय, सब कुछ उसके लिए उन्होंने अपना डोनेट किया, या आप कर दीजिए न्योछावर किया। बिल्कुल। और इसको मैम ये आखिरी क्वेश्चन है, इससे पहले भी अगर कुछ इसके बाद में भी आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। फाइनल वन जो हमने ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये हम सब उन लोगों से पूछने वाले हैं जो हमारे साथ यहाँ डिस्कशन के लिए आएंगे, कि पूरा का पूरा उनके लाइफ के बारे में पढ़ने के बाद आपका ओपिनियन क्या है कि एक एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट या एज अ साइंटिस्ट, ये जो पूरी की पूरी एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक फैमिली के टाइप है, कि कुछ लोग पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं, तो इस पूरी की पूरी एक फैमिली के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरीके की अतिरिक्त जिम्मेदारियां एक शिक्षक को, एक स्टूडेंट को या एक वैज्ञानिक को उनको अपने ऊपर अपनी जॉब से आगे जाके लेनी चाहिए, उसके बारे में मैम आपका ओपिनियन? जी सर, बिल्कुल। ये एक ऐसा पॉइंट आपने बोल दिया है कि जिससे मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ। जी। अगर आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, क्योंकि आप अल्टीमेटली मान के चलिए कि हर किसी की लाइफ का एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है, मुझे जी। इस तरह से सोसाइटी को सर्व करना है, मुझे इस तरह से अपने परिवार का नाम रोशन करना है। मैं सभी बच्चों से, या कोई टीचर है जो भी बड़ा है हमें सुन रहा है, उसको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट योर लेजर टाइम टू योर वर्क। जब भी आपको लगे कि मेरा आज का काम पूरा हुआ, उस आज के काम पूरा होने के बाद भी आपके पास इतनी एनर्जी, इतना समय होता है जो आप अपने लक्ष्य के लिए लगा सकते हैं। एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगी, आपको लगता है कि यू हैव कवर्ड द सिलेबस, आपने लग गया कि आपने ये बुक पढ़ ली, आपका सिलेबस कवर हो गया है, बट आई वांट टू से कि आपका सिलेबस ही आपकी नॉलेज के लिए नहीं है। वो तो सिर्फ एक कैटेगरी है कि आपने इस क्लास को पास करने के लिए इतना जानना है।
बट अगर आपको कुछ लेना है, कुछ और ज्यादा एक्सप्लोर करना है, तो आपको जब लगे कि हाँ मेरा काम हो गया, उसके बाद भी 2 घंटे का, 3 घंटे का, जैसे भी आपको समय अनुमति देता है, उस समय को निकालिए। और उस समय को जैसे ही आप निकालते हैं, आपका जो एक लेवल है, एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर होगा। और यही अगरकर सर की जो लाइफ है, उससे हमें सीख मिलती है कि जैसे ही वो रिटायर हुए, जैसे ही उनको हॉलीडेज मिली, ही वर्क फॉर हिज पैशन। उन्होंने अपने पैशन के लिए काम किया। आप सोच के देखिए कि उस टाइम पर गाड़ी तो होती नहीं होगी कि सर वेस्टर्न बिल्कुल घाट मैम, में चले बिल्कुल गए होंगे। तो कैसे है कि जॉब की, थक गए, चाहते तो वो भी रिलैक्स कर सकते थे। बिल्कुल बट अगर वो रिलैक्स करते तो आज हम उनको नहीं पढ़ रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हम उनको सच्चाई पढ़ भी है। नहीं रहे होते, और जो उनका इंस्टीट्यूट है आज वो उस तरीके से देश के प्रगति के लिए योगदान भी शायद नहीं कर रहा होता, अगर वो इतना समय लगाकर नहीं उन्होंने ये सब काम किया होता। तो ये बहुत ही मैम अच्छा आपसे जानने को सिलसिलेवार आपने करके बताया उनके बारे में। तो इसके आगे भी हम आपसे, आप हमारे साथ हैं ही दायु की टीम में, इसके आगे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कुछ भी आपको लगे कि आप किसी वैज्ञानिक के बारे में बात करना चाहते हैं या किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि अभी हमने बात भी किया कि एक जॉब से आगे जाकर जिम्मेदारियां हैं, चाहे हम किसी 2 लोगों, 4 स्टूडेंट्स या 10 लोगों को इंस्पायर कर पाएँ, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे एक पूरी की पूरी वैज्ञानिकों की पीढ़ी ने आने वाले लोगों को इंस्पायर किया। तो इसी के साथ मैम आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ अपना मैसेज आप दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। लास्ट में मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी कि जी। आपको लगता है कि हम सिर्फ़ एंशिएंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, बट अगर आपका कोई नॉन करंट में साइंटिस्ट है, जो जी। कोई भी हमें सुन रहा है, तो आप ज़रा उनकी लाइफ़ को देखिए। दे आर वर्किंग फ्रॉम 9 टू 12 एट नाइट। जी। अगर आपको सच में ही देश के लिए कुछ करना है या कुछ साइंस के इन्वेंशन के उसमें करना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपना 100% दें। और जितनी भी ये पर्सनैलिटी है, जैसे कि सर ने उस बुक का नाम दिया, सर एक बार प्लीज़ सबको दोबारा वो बुक दिखा दीजिए। अगर जी आपको मैम। खुद से इंस्पायर करना है, तो आप बाकी लोगों की पर्सनैलिटीज़ को ज़रूर पढ़ते हैं, बट अगर आप साइंस के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो मस्ट रीड दिस बुक व्हिच सर हैज़ ऑलरेडी शोन। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगी काम को करने के लिए। और लास्ट में मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये दायु कम्युनिकेशन के साथ हम आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम सब बच्चे-बच्चे तक, भारत के बच्चे-बच्चे तक पहुँचे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं, आप थोड़ा-सा समय निकाल के उनको पढ़िए। डेफ़िनेटली आपको हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नया ही मिलने वाला है। बिल्कुल। और इस तरह से मिलने वाला है कि जिसको आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं ले सकते। ये मैं जी। प्रमोशन के लिए नहीं कह रही हूँ, बट रियली इट इज़ अ बिल्कुल, वंडरफुल एक्सपीरियंस। If you want to बिल्कुल। avail it, must avail it. जी, किसी ने Thank you. मैम, किसी ने एक लाइट नोट पे एक बात कह देता हूँ आखिर में। किसी ने एक मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे करके, तो उन्होंने कहा कि आप जब भी प्रोग्राम करते हैं तो आप ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करिए ये वो। तो मैंने उनको कहा जी, था कि उस तरीके से हमारा प्रोग्राम नहीं है कि हम लोगों को बोलें, तो जिसको अच्छा लगेगा या नोटिस जाएगा ना भी करें तो भी कुछ इश्यू नहीं है, करेंगे तो भी ठीक है, वही उनको नोटिफिकेशन ही जाएगा। लेकिन रेगुलर अगर वो देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया हम भी प्रेरित होंगे और वो भी, उनको भी नया जानने के लिए मिलेगा। तो इसी के जी साथ सर। मैम दायु साइंस कम्युनिकेशन की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी समय निकाल कर जब भी मौका लगे तो आप ज़रूर हमारे साथ इस तरीके की चर्चाओं में शामिल होइए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।